हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का बीएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कस कर रहे हैं। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगी कि कोई भी जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है ना, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान से समय निकल निकाल के जितने भी जर्नल इंस्ट्रक्शन है ये ध्यान से पढ़ने चाहिए। भले ही आपको पहले से पता है कि कितने सेक्शन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, भले ही आपको फॉर्मेट पहले से पता है, बट स्टिल समय निकाल के इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो है मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो 10th क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन which relates to the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty is known as। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेलीगेशन, ये जो क्वेश्चन है डेलीगेशन टॉपिक से है बीएसटी का। तो क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि डेलीगेशन का वो एलिमेंट जो किससे रिलेटेड है, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट है उसका उसका ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी असाइन किया जाता है, उस पर जो भी ड्यूटी असाइन किया जाता है उसे प्रॉपरली परफॉर्म करे। ये सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन है। ठीक है। तो डेलीगेशन के किस एलिमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, ये है क्वेश्चन। ठीक। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि डेलीगेशन का वो कौन सा एलिमेंट है विच इज रिलेटेड विद कि सब ऑर्डिनेट का ये ऑब्लिगेशन है कि जो भी असाइन ड्यूटी है उसे वो प्रॉपरली परफॉर्म करे। तो ये किस एलिमेंट का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ठीक। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये जो टर्म है डेलीगेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, और डेलीगेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बीएसटी का। तो बीएसटी या कह लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये टॉपिक आता है डेलीगेशन का। तो डेलीगेट करना, ये जो डेलीगेशन वर्ड है किससे बना है, डेलीगेट, डेलीगेट करना। ठीक है। डेलीगेट करना मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सीनियर है वो अपने सब ऑर्डिनेट को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करता है ना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। उसने इस काम को क्या किया, डेलीगेट किया। ठीक है। तो डेलीगेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जब सीनियर अपने सब ऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। इसी को डेलीगेशन कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे चार टर्म जो बताए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप आंसर खुद ही कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार। अथॉरिटी मतलब क्या है, अधिकार। अथॉरिटी है, काम करने की अथॉरिटी है, कहते हैं ना। अथॉरिटी मतलब अधिकार। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट, अधिकार। ठीक है। तो सीनियर जो होता है उसके पास, ये जो सीनियर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है ना, कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर इशू कर सकता है, कमांड कर सकता है। ठीक है। एंड जो सब ऑर्डिनेट है या जो अगर नीचे टीम है, उसको ये टास्क परफॉर्म करना होता है। तो दिस इज द अथॉरिटी। सीनियर के पास ये अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है। तो दिस इज अथॉरिटी। अगला क्या है, अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी होती है, सब ऑर्डिनेट की। तो जिम्मेदारी सब ऑर्डिनेट की होती है कि जो भी उसे असाइन टास्क है वो उसे परफॉर्म करना है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है। तो इस सब ऑर्डिनेट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी टास्क उसे दिया गया है, जो भी मैनेजर ने अपने सब ऑर्डिनेट को टास्क दिया है, उसे वो कंप्लीट करे। ठीक, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो काम के लिए कौन जवाबदेह है, ठीक है, कौन अकाउंटेबल है, कौन आंसरेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी अगर हम वर्क प्लेस पे बात करें तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, अ पर्सन कमिटमेंट टू देयर वर्क। यानी ये जो सब ऑर्डिनेट है ये अकाउंटे मतलब अगर कोई काम इसको असाइन कर दिया गया है तो क्या है, वो पर्सन क्या है, कमिटेड है, उस मतलब अकाउंटेबल है। ठीक है। पर्सन जो है कमिटेड है टू देयर वर्क और उसी से काम पूछा जाएगा। ठीक है, जवाबदेही इसकी बन रही है। ठीक है। कुछ टास्क होते हैं कि सीनियर की जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबल सीनियर होता है। सीनियर ने भले ही अपना काम सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया है, लेकिन वो उस काम सही हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, सीनियर की होती है।
ठीक। एंड लास्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन, आखिरी क्या है, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन हम जानते हैं ये वर्ड किससे बना है, सेंटर से। सेंटर यानी सेंट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भी प्लानिंग है, जो भी डिसीजन मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कहाँ पे हो रहा है, जो प्लानिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो सेंटर में। ठीक है, यानी वो सेंटर में किसी पर्सन के पास वो पूरी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अधिकार पूरा, या प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक। तो मैंने आपको चारों के ही बारे में बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं कि डेलीगेशन का वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें सब ऑर्डिनेट को ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी असाइन ड्यूटी है वो उसे परफॉर्म करे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसको टास्क असाइन किया गया है वो उसको परफॉर्म करे। ठीक, ये उसका ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्लास 12 के स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में अधिकतर पूछते रहते हैं कि मैम सैम्पल पेपर की कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो ये जो बुक है ना, ओसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल पेपर की कॉमर्स की क्लास 12 की जो बुक है, ये मैंने देखा ये काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, प्लस इसमें टिप्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ट्रिक्स बताई गई हैं कि कैसे आप कम समय में अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये बुक अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो ज़रूर रेफर करें, ठीक है, सैम्पल पेपर के लिए। और देखिए सैम्पल पेपर लगाना तो मस्ट है। जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट में ना सैंपल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अब यही करना है। अभी तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अब आपको फोकस करना है केवल सैंपल पेपर पे, सैंपल पेपर पे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो उसके लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात इस बुक की ये है कि क्लास 12th कॉमर्स का जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं, इस बुक में उन सारे ही 7 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ्स है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, फिजिकल, ये पूरे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मैथ्स, ठीक है, एंड सीएस, फिजिकल एजुकेशन, सारे ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो ये एक टाइप का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही बुक में आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के आपको सैंपल पेपर एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इनका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, एक वेब पोर्टल भी है oswal.io का। तो एक बार इस पोर्टल पर भी जरूर आप विजिट करें। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, oswal.io, एंड आफ्टर टेस्ट यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। और इस टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा एक्सपर्ट से, आपकी मेल आईडी पे रिजल्ट आएगा, प्लस आपने जो इसमें आईडी बनाई होगी यूजर आईडी, उस पे भी रिजल्ट आएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सैम्पल पेपर की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मस्ट विजिट दिस प्लेटफॉर्म, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और आपको लिंक वगैरह अगर इसको परचेज करना है, ठीक है, अगर बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आप अपने नियर बाई शॉप से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अच्छा व्हाट टाइप नहीं, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच जॉब ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर on the basis of functions to form department is called। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर नेचर के जो जॉब होते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट फॉर्म किया जाता है उनका। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्या वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, या ग्रुप स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिमिलर नेचर के जो जॉब होते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए
वैसे एक बात बता दूं, क्लास 12 का जो बीएसटी है, बीएसटी का जो सब्जेक्ट है वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनाई हुई है। ये जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये सब मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको अगर इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ना है तो एक बार मेरे चैनल पे जो क्लास 12 का बीएसटी का प्लेलिस्ट है वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कितने टाइप का होता है ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्रेमवर्क जिसमें क्या है, जितने भी टास्क हैं, जितने भी जॉब्स हैं, उन सबको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैसे सेपरेट किया गया है। ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो फ्रेमवर्क है विद इन विच कह लीजिए, विद इन विच द टास्क आर सेपरेटेड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जिसमें जितने भी टास्क हैं, जितने भी काम है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उन सबको सेपरेट किया गया है। क्या अथॉरिटी है, ठीक है, सीनियर के पास क्या अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्लो ऑफ वर्क क्या होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। फ्लो ऑफ वर्क क्या होगा, ये सब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है। इससे क्लियर डिस्टिंक्शन बनता है कि कौन हेड है, कौन सबऑर्डिनेट है, और इनके बीच में फ्लो ऑफ वर्क क्या होगा। ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है। और अगर बात करें, दो मेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दूसरा होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दो ही मेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, मेन टाइप के। ठीक। पहले डिविजनल बताती हूँ। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डिवीजन किया जाता है। ठीक है। जहाँ पे डिवीजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन ऑफ टास्क हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। जहाँ पे डिवीजन मेड हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी जो डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट बनाती है उसके बेसिस पे, ठीक है, कंपनी जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करती है उसके बेसिस पे जब डिवीजन किया जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल सपोज करिए कोई एफएमसीजी कंपनी है। ठीक है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की कोई कंपनी है, तो इसके कई प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। जैसे सपोज करिए इसका सोप भी है, शैम्पू भी है, और टूथपेस्ट भी है, क्रीम भी है। तो इस कंपनी ने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी सोप का अलग डिपार्टमेंट है, ये शैम्पू का अलग डिपार्टमेंट है, टूथपेस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, क्रीम का अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। और इस, जैसे सोप का जो डिपार्टमेंट है इसमें एचआर भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, फाइनेंस भी होगा, सारा प्रोडक्शन भी होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट इसी के अंदर डिफाइंड है। ठीक। तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक। एंड अगला क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाए, यानी जहाँ पे सिमिलर टाइप के जो फंक्शन है उनको एक साथ रखा जाए। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर एक्टिविटी है उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, जो फाइनेंस एक्टिविटी है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उनको एक साथ कर दिया, जो मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्टिविटी है उन्हें एक साथ कर दिया, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उन्हें एक साथ कर दिया। ठीक है। और यही क्या बनते हैं? यही बनते हैं डिपार्टमेंट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इसी की तो बात हो रही है। और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड ग्रुप स्ट्रक्चर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, यही दो मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे वही तो कहा जा रहा है कि सिमिलर नेचर के जॉब को ग्रुप कर दिया गया है एक साथ, और वही डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये किस में होता है? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक। और इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके एक बार चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्लानिंग है हम पढ़ चुके हैं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, याद है ना? मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन से? उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। और जो बाकी के 4 फंक्शन है ना, ये आज का क्विज है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट आर द नेक्स्ट 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक। जैसे पहला जो फंक्शन है ना, दैट इज प्लानिंग। ये क्वेश्चन प्लानिंग से ही रिलेटेड है। इवन मेरा ऐसा मानना है कि प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि प्लानिंग को कहा जाता है कि प्लानिंग इज द अ गुड प्लानिंग इज द हाफ वर्क डन। यानी अ गुड प्लानिंग इज अ हाफ वर्क डन। यानी अच्छा प्लान अगर आपने बना लिया, काम करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, अच्छा प्लान आपने बना लिया तो आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। ये और ये एकदम सच बात है। ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड सच बात है। तो गुड प्लानिंग इज अ हाफ वर्क डन। तो दिस इज प्लानिंग, यही प्लानिंग होती है। प्लानिंग मतलब एडवांस में अपना जो भी काम है उसके लिए आप जो प्लान आउट कर लेते हैं, मतलब रोड मैप तैयार कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग की एक लिमिटेशन, एक कमी है प्लानिंग की, तो उसी कमी की बात हो रही है कि प्लानिंग ये गारंटी नहीं कर देती कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक। तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में किस में ये बात कही गई है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सही बात है, हाँ प्लानिंग की जरूरत होती है हर मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल हैं, सब पे प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग हर जगह करनी होती है, सही बात है, तो ये तो सही है। अगला क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व थॉरो एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। यानी प्लानिंग में जितने भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इन सबको थॉरो एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। तो ये भी बात सही है। अगला, मैं सी अभी बाद में पढ़ती हूँ, पहले डी पढ़ते हैं। बाई डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंज एंड अनसर्टेन इवेंट। तो ये भी बात सही है। अगर किसी टास्क के लिए आप एडवांस में प्लान कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो भी अनिश्चितता है उस इवेंट से रिलेटेड, जो भी चेंज वगैरह है उनसे डील करने के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बात भी सही है। ठीक है। तो यानी ए बी डी, ये तीनों तो कह लीजिए एडवांटेज या बेनिफिट प्लानिंग के बताए गए हैं। तो चलिए ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। अब तीन नहीं है तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा, पर एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि relying on the previous tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again। तो क्या कह रहा है कि कोई अगर प्रीवियस कोई सक्सेसफुल प्लान है, ठीक है, वो पहले सक्सेसफुल हो गया है, तो उसको अगर दोबारा उसी प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया तो ये गारंटी नहीं करता है कि वो प्लान फिर से वर्क करे। तो सही बात है, ये इसी की तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है। किसी और का प्लान आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लान सक्सेसफुल, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले, ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट जो है ना, दैट इज कम्प्लीटली डायनेमिक। इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कुछ अलग था तो वहां पे वो प्लान सक्सेसफुल था, बट आपका ऑर्गेनाइजेशन शायद अलग है। ठीक है, यहाँ पे वही प्लान सक्सेसफुल वर्क करे ये कोई जरूरी नहीं है। या आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में सन 2015 में आपने कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लानिंग यूज की थी, वो उस समय वर्क की, अच्छा रिजल्ट निकला, लेकिन वही अब 2023 में उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करे तो आ, वही रिजल्ट मिले, ये गारंटी नहीं है। ठीक है। तो वही है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं करता है। प्रीवियसली कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार फिर से वो प्लान वर्क करे। वाई? बिकॉज इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।